गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी द्वितीय में शब्द भंडार पढ़ा रही हूँ। तो शब्द भंडार में हम पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका पति मर गया हो, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उस औरत को क्या बोलते हैं? विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विदुर। यानी पूरा एक वाक्य न बोलकर हम उस वाक्य को एक शब्द में पिरो देते हैं। जो शरण में आया हुआ हो, जो शरण में आ जाता है उसको क्या कहते हैं? शरणागत। जो शरण में आया हुआ हो उसको क्या कहते हैं? शरणागत। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं हम? सर्वज्ञ। सर्व यानी सब, ज्ञ यानी ज्ञानी, यानी जिसको सब चीज का ज्ञान हो वो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। मृग जैसी आंखों वाली, मृग यानी हिरण, हिरण के जैसे आंखों वाली को हम क्या कहते हैं? मृगनयनी। सोतेली माता यानी कि वी माता, सोतेली माता यानी वी माता। जो बहुत समय तक ठहरे, जो बहुत अधिक समय तक ठहर जाए, रुक जाए, उसको कहते हैं चिरस्थायी। स्थायी यानी ठहर जाना, चिर यानी लंबे समय तक। जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो उसे कहते हैं वीणा पाणी। पाणी यानी हाथ, वीणा यानी वीणा। जिसके हाथ में वीणा हो उसे कहते हैं वीणा पाणी। जो परिचित ना हो, जो किसी चीज से परिचित ना हो उसको कहते हैं अपरिचित। जो परिचित ना होता है उसको क्या कहते हैं? अपरिचित कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो जल में उत्पन्न हो, जो जल में उत्पन्न हो उसको कहते हैं जलज। जल, ज, जय और जय, जल के बाद में जो जय है, जय का मतलब होता है उत्पन्न होना या जन्म लेना। तो जलज, जो जल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? जलज। अपन कमल का जो पुष्प होता है उसको भी बोलते हैं ना जलज। तो कमल के पुष्प को भी हम क्या कहते हैं? जलज। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द में देखिए फल। फल यानी खाने वाला फल और परिणाम। एक तो होता है फल यानी खाने वाले, फ्रूट्स बोलते हैं जिसको। तो एक तो फल का अर्थ क्या होता है? खाने वाला फल। अनेकार्थी यानी एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ होना ना। तो फल यानी एक तो खाने वाला फल होता है और एक परिणाम। अपन बोलते ना कि ना इस चीज का फल तुम्हें मिलेगा, यानी परिणाम, रिजल्ट। बल, बल का मतलब होता है शक्ति। एक होता है रस्सी के बल, रस्सी के अंदर बड़ बड़ पड़े हुए होते हैं ना, ऐसे गांठे एक दूसरे के अंदर गुत्थे हुए होते हैं, उसको कहते हैं बड़, यानी रस्सी के बल। एक होता है शक्ति। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, कि हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, यानी वंश। एक होता है जोड़, यानी टोटल, कुल कर दो इसका, मतलब कहते हैं ना 2+2+2, इसका कुल, कुल कितना आएगा यानी टोटल कितना आएगा, तो ये होगा जोड़। तीर, तीर का अर्थ होता है एक तो किनारा, यानी नदी का जो तीर होता है किनारा, और एक होता है बाण। साल, साल एक तो वृक्ष का नाम है, साल का वृक्ष है ना। और एक होता है वर्ष, साल में यानी एक साल पूरा हुआ है यानी वर्ष। एक तो साल का अर्थ होता है वर्ष और एक होता है एक वृक्ष। नेक्स्ट देखिए आप, मधु, मधु का अर्थ होता है शहद। मधु का अर्थ क्या होता है? शहद। मीठा यानी मीठा। आप देखते हो हनी भी होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी यानी शहद को इकट्ठा करने वाली मक्खी। तो मधु का अर्थ क्या होगा? एक तो शहद होगा और एक होता है मीठा। नेक्स्ट देखिए बाल, बाल का अर्थ होता है बच्चा। एक तो होता है बाल, बाल, बाल समय में यानी बच्चों, बचपन में। तो एक तो बाल का अर्थ होता है बच्चा और एक होता है सिर के बाल। तो ये हमारे अनेकार्थक यहाँ पर पूरे होते हैं। अब हम देखते हैं समरूपी भिन्नार्थक, यानी एक जैसे रूप वाले, समरूपी यानी समान रूप वाले पर भिन्न अर्थ, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ। एक जैसे से लगते हैं देखने में पर उनके अर्थ हैं वो भिन्न होते हैं। देखिए गुड़, गुड़ यानी गन्ने से बनने वाली मिठाई। गुड़ किससे बनता है? गन्ने से। गूढ़, अब देखिए ऊपर गुड़ ड़ दे रखा था, यहाँ पे देख रखा गूढ़। गूढ़ यानी गहरा छिपा हुआ। नेक्स्ट देखिए चिर, चिर यानी सदैव और चीर यानी कपड़ा। चिर यानी देखिए आप ऊपर मैंने आपको बताया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखिए चिरस्थाई।
चिर यानी बहुत समय तक ठहरना, तो चिर यानी बहुत समय, तो सदैव, सदैव या बहुत समय। चीर, चीर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। वो जरा यानी जय के नीचे जो नुक्ता दिया हुआ है, उस जरा का अर्थ होता है थोड़ा। दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, है ना। तो दिन का अर्थ क्या होता है दिवस। और दीन बोलने में ही हमारे थोड़ा भिन्न हो जाता है। तो दीन का अर्थ होता है गरीब, कहते हैं ना दीन दुखियों की मदद करो, यानी दीन का अर्थ क्या हो जाता है गरीब। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मापना या फिर तोलना। परिमाण यानी मापना या तोलना। और परिणाम यानी फल, रिजल्ट, नतीजा, है ना। बोलते हैं ना परिणाम का मतलब ये आपको ऐसा फल मिलेगा, नतीजा, रिजल्ट, है ना। और परिमाण का अर्थ क्या होता है माप या फिर तोल। नेक्स्ट देखिए प्रमाण, मुझे प्रमाण बताइए, आपके पास क्या प्रमाण है, यानी सबूत। प्रमाण का मतलब सबूत। एक अपन ऐसे बोलते हैं ना प्रमाणित करिए, यानी इसको सबूत के साथ हमें बताइए। तो प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। और प्रणाम का अर्थ क्या होता है नमस्कार करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप देखते हैं प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है देवी देवताओं को लगाया गया भोजन या भोग। प्रसाद का अर्थ क्या होता है देवी देवताओं को लगाया गया भोग। प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट बलि, बलि का अर्थ होता है बलिदान। और बलि, बलि का अर्थ होता है बलवान। बलि का अर्थ होता है बलिदान, कहते हैं ना इसकी बलि चढ़ाई है हमने, बलि का अर्थ होता है बलिदान। और बलि यानी बलवान। नेक्स्ट देखिए भुवन, भुवन यानी संसार, जगत, दुनिया ना। और भवन का अर्थ क्या होता है मकान। भुवन यानी कि संसार, ये भुवन, जगत, संसार, दुनिया। भवन का अर्थ क्या होता है मकान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मात्र, मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। मात्र का मतलब केवल। तो मात्र रत्ताय के नीचे री की मात्रा, मात्र का मतलब होता है माँ। अब पढ़ते हैं हम मुहावरे। ये मुहावरे देखो आपके पढ़े हुए भी है, तो अब आप इनके बारे में एकदम से अनभिज्ञ नहीं है। तो मुहावरे में नंबर 1, एक हाथ से ताली न बजना, यानी एक पक्ष का ही सारा दोष न होना। ऐसे बोलते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी एक ही पक्ष का ही सारा दोष नहीं होता। अब हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारी कुछ गलती थी ही नहीं, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अब इसमें वाक्य प्रयोग आप क्या करोगे, यानी ये जो शब्द है ना, ये जो एक हाथ से ताली ना बजना, इसको आपको अपने वाक्य में प्रयोग लेना है। तो आप क्या प्रयोग लोगे, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारी कुछ गलती थी ही नहीं, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ऊंट किस करवट बैठेगा, तो इसमें देखिए अंतिम निर्णय से अनजान होना, यानी ऊंट का पता नहीं है कि वो कब किस तरीके से बैठ जाए। तो इस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा मतलब अंतिम क्या निर्णय होगा, उससे हम अनभिज्ञ अनजान हैं। तो वाक्य प्रयोग देखिए, हम सारी स्थिति पर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी यह नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी अभी ये जो कोरोना का जो समय चल रहा है, इसके ऊपर भी ये चीज़ एकदम फिट बैठती है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी सरकार अंतिम निर्णय क्या लेगी स्कूलें खुलने के लिए, ये अंतिम निर्णय इनका क्या होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि अभी हम सारी स्थिति पर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी यह नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। नेक्स्ट देखिए कमर कसना, किसी कार्य को करने के लिए पक्का इरादा करना या फिर तैयार हो जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, युद्ध से पूर्व में यानी युद्ध से पहले सीमा पर यानी बॉर्डर पर सैनिकों ने कमर कस ली, यानी वो पक्का निश्चय कर लिया उन्होंने, या वो युद्ध के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो गए। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुखी करना। जले पर नमक छिड़कने का मतलब क्या होता है, दुखी को और अधिक दुखी करना। मैं तो पहले से ही परेशान हूँ, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ, तुम क्यों अपनी जली कटी बातों से मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। अब देखिए, जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना।
मैं तो पहले से ही परेशान हूँ, तुम क्यों अपनी जली कटी बातों से मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। नेक्स्ट देखिए, कलेजा टुकड़े टुकड़े होना यानी दिल पर गहरी चोट पड़ना या दिल पर गहरी चोट लग जाना। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, बचपन के मित्र के निधन का समाचार सुनकर मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। बचपन का जो मित्र था उसके निधन का जब मैंने समाचार सुना तो मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया यानी दिल पर गहरी चोट पड़ना। कोल्हू का बैल यानी बहुत मेहनती होना। कोल्हू का बैल क्यों बन रहे हो, इस तरह तो तुम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लोगे। कोल्हू का बैल क्यों बन रहे हो, इस तरह तो तुम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लोगे। खरी खोटी सुनाना यानी कि भला बुरा कहना। मुझे प्रेम पर इतना क्रोध आ रहा था कि जब वह मिला तो मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। खरी खोटी का मतलब क्या होता है, भला बुरा कहना। खरी खोटी का मतलब भला बुरा कहना। वाक्य प्रयोग देखिए, मुझे प्रेम पर इतना क्रोध आ रहा था कि जब वह मिला तो मैंने उसे खरी खोटी सुना दी। नेक्स्ट देखिए, खून का प्यासा होना, जान लेने का इच्छुक होना। वह तो खून का प्यासा हो गया यानी तो उसकी इच्छा हो गई जान तक लेने की। वाक्य प्रयोग देखिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे खून के प्यासे बने हुए हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे खून के प्यासे बने हुए हो। नेक्स्ट देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसर देखकर बदल जाना। गिरगिट गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ क्या होगा, अवसर देखकर बदल जाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, वह अपनी बात का बिल्कुल भी पक्का नहीं है, जरा सी देर में गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। वाक्य प्रयोग देखिए, वह अपनी बात का बिल्कुल भी पक्का नहीं है, जरा सी देर में गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी अवसर देखकर बदल जाना। घाव पर मरहम लगाना यानी कि सहानुभूति दिखाना। घाव के ऊपर क्या लगाना, मरहम लगाना। देखिए, भाई की मृत्यु पर राहुल बहुत दुखी था। मैंने हर तरह से समझाकर उसके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की। घावों पर मरहम लगाना का मतलब क्या होता है, सहानुभूति दिखाना। भाई की मृत्यु पर राहुल बहुत दुखी था। मैंने हर तरह से समझाकर उसके घावों पर क्या लगाया, मरहम लगाया। तो ये थे हमारे मुहावरे। अब हम देखते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ यानी लोगों में कही जाने वाली उक्ति यानी ऐसे शब्द जो हमारी आम लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, लोगों के बीच में बोले जाते हैं, उन्हें लोकोक्तियाँ बोलते हैं, कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे यानी जैसा कार्य करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। वाक्य प्रयोग देखिए, तूने कभी किसी की सहायता नहीं की, अब आवश्यकता पड़ने पर कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। महिमा, कम अंक आने पर अब रो रही हो, पहले अच्छी तैयारी क्यों नहीं की। किसी ने सच ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वाक्य प्रयोग देखिए, महिमा, कम अंक आने पर अब तुम रो रही हो, पहले अच्छी तैयारी क्यों नहीं की। किसी ने सच ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब खेत में फसल थी तभी तुम्हें उसका बंदोबस्त करना चाहिए था, लेकिन अब जब चिड़िया खेत ही चुग गई है तो उसके बाद में तुम क्यों पछता रही हो ना। नेक्स्ट देखिए, देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोगुना लाभ प्राप्त होना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दुगना लाभ प्राप्त होना। ठीक है, तो देखिए वाक्य प्रयोग, हमने समाचार पत्र पढ़ लिए और फिर उसकी रद्दी भी बेच दी, इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम होना, यानी एक ही चीज से हमें दो दो लाभ प्राप्त हो जाना। तो आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
यानी स्वयं कार्य न आने पर दूसरों को दोष दे देना। आपको नाचना नहीं आता, लेकिन आप दूसरों को क्या कहते हो कि नाच तो हम सकते हैं पर आंगन टेढ़ा है ना। तो यानी स्वयं कार्य न आने पर, आपको कार्य स्वयं को नहीं आ रहा, लेकिन आप दोष किसको दे रहे हो, दूसरों को। देखिए वाक्य प्रयोग, मैच में हार जाने के बाद जब कप्तान से सवाल पूछने गए तो उसने मौसम को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी द्वारा पूछताछ करने वाले को ही दोषी ठहराना। राजा का वीडियो गेम राहुल से खराब हो गया तो वह राजा से कहने लगा कि तुम्हें अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी गलती हमारी और हम किसी दूसरे को उसका दोष दे रहे हैं। अपराधी द्वारा पूछताछ करने वाले को ही दोषी ठहराना। राजा का वीडियो गेम खराब राहुल से खराब हो गया तो वह राजा से कहने लगा कि तुम्हें अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए। यह तो वही बात हुई कि में आप छोटी की लगाना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अंत भले का भला, अच्छे आदमी को अंत में अच्छा ही फल मिलता है। अवंतिका ने सना पर कितने ही दोष लगाए, लेकिन सना लोगों की नजरों में कभी ना गिर सकी, क्योंकि लोग जानते थे कि वह परोपकारी है। इसे ही कहते हैं अंत भले का भला, यानी अंत भले व्यक्ति का ही भला होता है अंत में। यानी अवंतिका ने सना पर कितने ही दोष लगाए, लेकिन सना लोगों की नज़रों में कभी ना गिर सकी, क्योंकि लोग जानते थे कि वह परोपकारी है। इसे ही कहते हैं अंत भले का भला। तो शब्द भंडार हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। साथ में हमने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी अध्ययन कर लिया है। इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस कार्य को करके अपनी अध्यापिका को, विषय अध्यापिका को उनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।